नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे दो राज्यों के दो महागठबंधनों की, और कैसे ये दो राज्यों के दो महागठबंधन बीजेपी को महा परेशानी में डाल सकते हैं, और कैसे बीजेपी भी इस बात को समझने लगी है, इस बात का एहसास होने लगा है, और कैसे वो कोर्स करेक्शन में आ गई है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर का कहना है कि बीजेपी की 50 सीटें कम आएंगी, 250 से ऊपर आंकड़ा नहीं जाएगा। संजय कुमार सीएसडीएस के कहते हैं कि अगर विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ता है और कांग्रेस के हाथ उत्तर राज्यों में जहां जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है, वहां वहां विपक्ष अड़ंगा नहीं लगाता है, तो बीजेपी की 60 सीटें करीब कम हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ दो राज्य ही बीजेपी की क्या 55 से 60 सीटें कम करने की क्षमता रखते हैं, या ये सिर्फ एक खामख्याली है और विपक्ष एक नहीं हो पाएगा। सिर्फ दो राज्यों की बात कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र की और एक बिहार की। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं। बीजेपी को पिछली बार एनडीए के जो साथी थे शिवसेना, उसके साथ मिलकर 40 से ऊपर करीब 42 सीटें जीती थी। इसी तरह नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ थे और उनके महागठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, यानी कुल 88 सीटों में से करीब 81-82 सीटें एनडीए ने जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ बिहार में नीतीश नहीं है, तो नीतीश के हिस्से की 16 सीटें आप सीधे सीधे माइनस अगर कर दें, और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना नहीं है, तो शिवसेना की 18 सीटें सीधे सीधे आप माइनस कर दें, तो बीजेपी की 34 सीटें तो कम से कम अपने आप माइनस हो जाती हैं। फिर चूंकि नीतीश कांग्रेस और आरजेडी लालू के साथ गठबंधन में चले गए हैं, चूंकि उद्धव ठाकरे एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस के साथ और फिर प्रकाश आंबेडकर के साथ महागठबंधन में चले गए हैं, तो इन सीटों में कमी आना, यानी बीजेपी की 34 से ज्यादा सीटें कम हो सकती हैं। 50 सीटें 55 सीटें तक लोग कह रहे हैं कि कम हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे, जिनको राजनीति का नौसिखिया खिलाड़ी समझा जा रहा था, उन्होंने दो मोर्चे पर बीजेपी को मात दी है, बड़ी मात दी है, मोदी को सीधे सीधे मात दी है। एक, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हटना। अब वो अपनी तरफ से घोषणा कर ही चुके हैं कि चंद दिनों के मेहमान हैं, तो आजकल किसी भी दिन ये खबर आ सकती है। और इसके लिए भी उद्धव ठाकरे की राजनीतिक चतुराई की तारीफ करनी होगी कि कैसे उन्होंने लगातार माहौल बनाया, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल उठाया, जो शिवाजी महाराज को लेकर गवर्नर साहब ने कहा, जो सावित्री देवी फुले को लेकर कहा, जो ज्योतिराव फुले को लेकर कहा, जो कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कहा कि अगर गुजरात और राजस्थान के लोग साथ ना दें, यानी व्यापारी साथ ना दें, तो हालत खराब हो जाएगी। इन सब का असर हुआ है। पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल का उसी की पार्टी के लोग विरोध कर रहे हो। पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी ने उन्हें हटाने में इतनी देरी क्यों लगाई। ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जब कुछ दिन पहले वो बॉम्बे आए थे। ट्रिपल इंजन यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और म्युनिसिपैलिटी में, जिसे वो बीएमसी से संबंधित हम कह सकते हैं, बीजेपी की सरकार। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पासा पलट दिया है। प्रकाश आंबेडकर कौन है? प्रकाश आंबेडकर हैं दलितों और मुसलमानों में अच्छी पैठ रखने वाले नेता, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र। और अब उद्धव ठाकरे के साथ अगर दलित वोट आता है, मुस्लिम वोट आता है, तो मुंबई में उनकी जीत सुनिश्चित है, ऐसा मोटे तौर पर जानकार कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इसका असर मराठवाड़ा में होगा, खानदेश में होगा, और विदर्भ की राजनीति भी उलट पलट सकती है। हालांकि एनसीपी के एक नेताओं का बयान आया कि महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी पार्टी का गठबंधन में प्रकाश आंबेडकर शामिल नहीं है, वो उद्धव ठाकरे के साथ उनका गठबंधन है, और दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें नहीं होकर भी क्यूमुलेटिव असर रखती है। प्रकाश आंबेडकर के लिए आप कहेंगे कि साहब लोकसभा की एक सीट नहीं है, विधानसभा की एक सीट नहीं है, बीएमसी में कोई उनका पार्षद नहीं है, कहीं और उनका कोई पार्षद नहीं है, पंचायतों में भी वो इक्का दुक्का कुछ सीटें हैं, तो ऐसे में वो क्या असर डालेंगे? असर इस रूप में डालेंगे कि जो महागठबंधन जहां पर कम अंतर से जो सीटें हारता रहा है लोकसभा की,
हो, मान लीजिए 40, 50, 60 हजार वोटों से, उन सीटों पर प्रकाश आंबेडकर का दलित और मुस्लिम वोट बैंक, डीएम या एमडी वोट बैंक, बहुत भारी असर दिखा सकता है और बीजेपी को बैकफुट पर ला सकता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रकाश आंबेडकर के साथ समझौता करना बड़ा मुश्किल खेल है। वो बहुत हार्ड बार्गेन करते हैं, सीटें बहुत ज्यादा मांगते हैं। पिछली बार भी कांग्रेस समझौता करना चाहती थी। पहले उन्होंने कहा 12 सीटें दे दो, फिर कहा 20 सीटें दे दो, फिर 22 सीटें दे दो, फिर 25 सीटें दे दो, तो फिर मामला बिगड़ गया था। और दूसरा, प्रकाश आंबेडकर को चुनावी चंदा भी बहुत चाहिए होता है। तो बीजेपी कोर्स करेक्शन में लग गई है। बीजेपी को कमजोर पार्टी के रूप में नहीं आंकना चाहिए। बीजेपी ने राज्यपाल को हटाने का फैसला कर लिया है, बदलने का फैसला कर लिया है। और मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है, वहां के धनाढ्यों का सहारा लेकर वो प्रकाश आंबेडकर पर नए सिरे से पैसे का, अर्थ का प्रलोभन दे सकती है और इस गठबंधन को खटाई में डालने की कोशिश कर सकती है। लिहाजा एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने बयानों में थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, बरते जाने की जरूरत है, ताकि प्रकाश आंबेडकर के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को भी फायदा दिला सके और एनसीपी को भी फायदा दिला सके। इसी तरह कोर करेक्शन का काम बिहार में बीजेपी करने लगी है। इससे भी पता लगता है कि बीजेपी को वाकई में अब डर सताने लगा है। पिछली बार 40 में से 39 सीटें थी, लेकिन इस बार नीतीश नहीं है, जिन्होंने 17 में से, जो उनके हिस्से की 17 थी, उसमें से 16 सीटें जीती थी। रामविलास पासवान नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी में फूट है। चिराग पासवान अलग थलग कर दिए गए थे। हालांकि अब चिराग पासवान ने फिर बीजेपी का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उस परिवार में, पासवान परिवार में, वो एकता नहीं रह गई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की है। बहुत संभव है कि फरवरी में वो टूट जाए और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, आरएलएसपी पार्टी, नए सिरे से वो गठित करें, जिसका उन्होंने 2 साल पहले जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश चाहते हुए भी रोक नहीं सकते थे। उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी। उनको लग रहा था कि नीतीश के बाद मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को नीतीश छोड़ नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना वारिस घोषित कर दिया कि 2025 में विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री की बनाने की स्थिति में भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं छोड़ा और उपेंद्र कुशवाहा के पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा, कोई विकल्प नहीं बचा था। 7-8% वोट उनका कहलाता है, उनके साथ है, ऐसा मोटे तौर पर माना जाता है। तो इसका कितना असर गठबंधन पर, यानी महागठबंधन पर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। या फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं या उनकी पार्टी आरएलएसपी बीजेपी से किसी तरह का समझौता कर लेती है, तो उसको बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा। और इसका कोर्स करेक्शन जो बीजेपी कर रही है, उससे साफ ये भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को भी डर सताने लगा है कि अकेले 2 राज्य उनकी 50 सीटें कम करने की कागजों में, कम से कम कागजों में, मैं कह रहा हूं कागजों में, क्षमता रखते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये 2 महागठबंधन कितनी मजबूती के साथ सामने आते हैं और जब सीटों का बंटवारा होगा, नामों का बंटवारा होगा, तो उनमें कितनी एकता बनी रहती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आने पर आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर पेज है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपके सुझाव का मुझे हमेशा की तरह बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।